हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू केमिस्ट्री प्रैप। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर का एक प्रॉपर डिफरेंस जो मैंने टेबल की फॉर्म में बना रखा है। इससे तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज करने में इजी हो जाएगा, तो तुम भी ऐसा एक चार्ट खुद के लिए बना सकते हो। तो इसमें तुम्हें सबसे पहले लिखना है जीरो ऑर्डर के बारे में, फिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। जनरली तुम्हारा जो होता है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर से ही आते हैं, मतलब जीरो फर्स्ट ऑर्डर ही हमने पढ़ा है, बट सेकेंड ऑर्डर से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उससे रिलेटेड। तो जीरो ऑर्डर की डिफरेंशियल रेट लो के तुम्हारी ये होती है फॉर्म, और इंटीग्रल रेट लो की होती है ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस में के टी। ठीक है, इसमें जो हो जाता है वो ई माइनस में के टी हो जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ माइनस का के टी होता है। उसके बाद ए ओ टी का हमने ग्राफ देखा था, उसमें स्लोप क्या होती है तुम्हारी माइनस का के होती है, इसमें भी माइनस का के होती है। और यूनिट जो होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। तुम्हें ये भी याद रखना है कि ए वर्सेस टी में यहाँ पे माइनस का के होगी, और एल एन ए वर्सेस टी में यहाँ पे माइनस का के होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होती है वो डिपेंड करती है, ये होते हैं लोयल वाले, और ये होती है तुम्हारी चील इंसान। ठीक है, ये याद है सबको। उसके बाद आती है सेकेंड ऑर्डर की बारी। तो सेकेंड ऑर्डर जो होती है वो जनरली तुम्हारी कंसंट्रेशन के दो पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ए जो होता है वो तुम्हारे क्या होता है ए स्क्वायर वन प्लस की ए का स्क्वायर। तो ये चीज तुम्हें याद करने की ऐसी कोई नीड नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये नहीं गिवन है। बस एक बार देख लेना कि अगर तुम्हारे से आ जाए, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आ रखा है तुम्हारा नीट के अंदर कि डिफरेंस क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच में हाफ लाइफ टाइम में। तो इसीलिए मैंने ये चीज तुम्हें बता दी है थोड़ी सी, तो तुम देख लेना। इसमें तुम अपना हाफ लाइफ टाइम भी ऐड कर सकते हो, उसका फॉर्मूला भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए, वो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने पूछा था करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। ठीक है, उसने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज एंड सेकंड ऑर्डर कांट बी कैटेलाइज। हमने कैटेलाइज के बेसिस पे तो हम बोलते ही नहीं है, हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर होगी या सेकंड ऑर्डर, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बेसिस पे। दूसरा, द हाफ लाइफ टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ए नॉट, द हाफ लाइफ ऑफ डज डिपेंड ऑन ए नॉट। तो तुमने देखा है कि हाफ लाइफ टाइम जो होती है वो तुम्हारी ए नॉट पर डिपेंड नहीं होती है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं पहले, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। वो कौन सी थी जो रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड, वो तो जीरो थी। तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया। उसके बाद आता है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ सेकंड कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये भी तुम्हारा ऑप्शन गलत हो गया। जो रेट जो होता है जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता, तो वो कौन सी होती है तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है जनरली। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट हो गए, और ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता था, तो तुम्हारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया। तो तुम इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, इसलिए थोड़ी सी नॉलेज होनी तुम्हें जरूरी है। तो तुम्हारी जो बेसिक नॉलेज थी उसी से ही तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट। अब फर्स्ट ऑर्डर का एक स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है, तुम्हें रेट दे रखा है कि क्या है तुम्हारा 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रेड्यूस। अब उसने पूछा टाइम निकालना है तुम्हें, कब निकालना है, जब तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 20 ग्राम है, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या है तुम्हारी 5 ग्राम है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम्हारा फॉर्मूला लगाओगे। कौन से वाला, जो हमने पढ़े हैं, एल एन ए इज इक्वल टू में ए नोट, मतलब कि ए इज इक्वल टू में ए नोट ई की पावर माइनस का के टी, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर एल एन ए वाला फॉर्मूला तुम लगा लो। यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हें सब वैल्यू पता है, के पता है, टी निकालना है, ए नोट पता है, ए पता है, इनको फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकाल लो। तो ये क्वेश्चन बहुत फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोल्व नहीं करना है, इसलिए मैं ज़्यादा सोल्व भी नहीं करा रही हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन को तुमने डबल कर दिया रिएक्शन में, तो उसके हाफ लाइफ टाइम पे अफेक्ट नहीं हुआ है। अब देखो कि हाफ लाइफ टाइम कब डिपेंड नहीं करता तुम्हारे इनिशियल कंसंट्रेशन पे। सबसे पहले सोचो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम क्या था तुम्हारा। ठीक है, उसमें था इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था।
जो तुम्हारा टी हाफ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन के। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसमें क्या था, टी हाफ जो था वो तुम्हारा मतलब कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, Ln2 बाई में के था ना, है ना। तो हमने देखा था कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दिए तो टी हाफ पे क्या फर्क पड़ेगा, या टी हाफ डबल कर मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो टी हाफ डबल हो जाएगी, तो ये कौन सी रिएक्शन है। तो इन चीजों पे फॉर्मूले आते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे जीरो ऑर्डर हो जाएगी तुम्हारी, नहीं जीरो ऑर्डर नहीं, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। अगर डबल होती तो क्या हो जाती, अगर तुम्हारा हाफ लाइफ टाइम डबल हो जाता तो तुम्हारा हो जाता जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखने हैं फॉर्मूले को तुम्हारे। यहाँ पे तुम्हारा यूज होते हैं जनरल इंटीग्रेशन वाले, और जो तुम्हारे टी हाफ होते हैं उसकी यूनिट्स होती हैं, उसके स्लोप होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें बोला है रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होगा वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तुम्हारे रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये कब पॉसिबल है, अभी तुमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो ही देखे हैं मेनली, तो तुम्हें पता है जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, माइनस जी ए बाय में डी टी इज इक्वल टू में के ए की पावर जीरो, है ना। और जो तुम्हारा माइनस जी ए बाई में डी टी इज इक्वल टू में के की पावर ए की पावर वन, ठीक है, के इंटू में ए की पावर वन। तो अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, ठीक है। और जो तुम्हारा जीरो ऑर्डर होता है उसके अंदर तुम्हारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे वो डिपेंड नहीं कर रहा होता है। तो अब तुम्हें पता है उसने क्वेश्चन में दे दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल है तुम्हारे रेट कांस्टेंट के। अब ये किस केस में हो सकता है, दिमाग लगाओ, वो कौन था जो कि चिल था, जिसको किसी से अफेक्ट नहीं हो रहा था, एकदम चिल था, पेपर आ रहे हैं कुछ हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कौन था तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। तो वहां से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। अब ये वाला तुमने देख चुके हो कि हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ किया और तुम्हें क्या मिला, नेगेटिव स्लोप मिल गया। ये कौन सा ग्राफ हो सकता है ये तुम बताओगे कमेंट सेक्शन में। तुमने सारे ग्राफ पढ़े हैं, फर्स्ट का हो सकता है, सेकंड का हो सकता है, थर्ड तो तुमने पढ़ा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इन तीनों में से बताना है तुम्हें कि कौन सा होगा सारे। अब तुम क्या करना, अब तुमने चारों मतलब तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो तुम सबसे पहले अपना काइनेटिक्स का एक ऊपर पेज पे लिखना, उसके बाद उसमें क्या लिखना है तुम्हें, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है कि स्टिकोमेट्री की जो होती है वो कोफिशिएंट नीचे आ जाता है, नेगेटिव होती है, ठीक है। ये चीज लिख ली तुमने, पूरा फॉर्मूला लिख लेना है रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा फॉर्मूला। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, रेट ऑफ अपीयरेंस का लिखना है, जिसमें तुम्हारी स्टिकोमेट्री इन्वॉल्व नहीं हो रही होती है, ये चीज तुम्हें लिखनी है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख देना है, ठीक है। उसके बाद चाहे तुम एक एग्जांपल लिख सकते हो अपनी समझ के लिए, बट अगर नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो। उसके बाद रेट लो के बारे में लिखना है, और यूनिट के बारे में लिखना है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करें, कैसे डिपेंड करें, वो डायरेक्टली के इनवर्सली। तो ये चीजें तुम्हें लिख लेनी है शॉर्ट में। उसके बाद तुम्हें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक प्रॉपर चार्ट बना लेना है, जिसमें तुम्हें लिखना है कि जीरो ऑर्डर के डिफरेंशियल रेट लो, इंटीग्रल रेट लो, उसके स्लोप, उसके यूनिट क्या क्या होती है, ये सब तुम्हें लिख लेना है एक चार्ट के अंदर, जैसे हमने पहले किया था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर उसका इंटीग्रल, डिफरेंशियल रेट लो, फिर उसकी यूनिट्स के बारे में। तो ये सब प्रॉपर बना के लिख लेना। और चाहो तो तुम क्वेश्चंस की भी लिख सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते सबसे ज्यादा हैं और वहां से बनते ज्यादा है। तो इससे तुम्हारा क्या होगा कि जो तुम्हारे एक चैप्टर खत्म होगा तो तुम्हारे पास एक शॉर्ट नोट्स होंगे, उसे तुम रिवाइज कर सकते हो लास्ट में जाके, ठीक है। अब आता है तुम्हारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो क्या होता है, सूडो होता है कि जो दिख रहा होता है बट एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। जैसे कि तुम उसमें पढ़ते हो, जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं जनरली नीट वाले, तो उसमें तुम देखते हो कि जो अमीबा होता है वो सूडो होता है, मतलब उसकी शेप जो होती है वो डिफाइन नहीं हो रही होती है, कभी वो किसी शेप में चल जाता है, कभी वो किसी शेप में चल जाता है।
या फिर तुम ऐसे समझो, जब तुम डेजर्ट में जाते हो तो वहां पे पानी दिख रहा होता है बट एक्चुअल में पानी नहीं होता है। तो वो क्या है, हमें लग रहा है कि वो होगा बट नहीं होता है। जनरली डेजर्ट में अगर तुम गए हो राजस्थान वगैरह में, तो वहां पे पानी दिख रहा होता है कि हाँ पानी खड़ा है, बट वो क्या होता है, सिर्फ एक इमेजिनरी होता है, वहां पे पानी नहीं होता है। तो सूडो क्या होता है कि इमेजिनरी है कि हमें ऐसा लग रहा था बट ऐसा नहीं था, कि मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने सोचा कि होएगी बट वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जनरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, मतलब बाय मोलिकुलर रिएक्शन होती है, मतलब कि इसमें जो रिएक्टेंट होंगे वो दो होंगे, बट ये जो होती है बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, मतलब दिख तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह रही है, पर होती ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। ठीक है, मतलब कि जैसे वो दोगले इंसान होते हैं ना, कि बाहर से तो बहुत तुम्हारे दोस्त होंगे, ठीक है, और अंदर से क्या होंगे, एकदम जलने वाले, कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो तुमसे जेलस हो रहे हैं, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं पीठ पीछे। तो वो होते हैं कि सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है। तो वही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब धोखे वाले में, कि वो दिखती तो सेकेंड ऑर्डर है बट होती क्या है, वो बिहेव कैसे करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। अब जब रिएक्शन में एक रिएक्टिंग मटेरियल तुम्हारा एक्सेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उससे बोल देते हैं कि वो तुम्हारी सूडो ऑर्डर रिएक्शन करेगी। अब जैसे क्या होता है कि तुम्हारी क्लास होता है तो उसमें एक मॉनिटर होता है, ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, वो सब पे राज करते हैं कि हाँ कि तुम्हें चुप रहना है। अगर तुम्हारी उससे मॉनिटर से दुश्मनी है तो वो क्या करेगा तुम्हें, कि तुम्हारा जानबूझ के नाम देगा टीचर को, चाहे तुम शोर नहीं मचाओगे, उसे बदला लेना है तो वो तुम्हारा नाम देगा, है ना। तो उसमें भी ऐसा ही होता है, जब कोई चीज एक्सेस में होती है तो वो दूसरे को क्या कर देती है, बहुत तपा के रखती है। तो जब तुम्हारा जैसे, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें देखना, तो जैसे कोई हाई फाई इंसान है, तुम देख लो कि अब तुम किसी से इंस्पायर्ड हो, ठीक है, वो बहुत बड़े मुकाम पे है, तो उसे क्या होता है, जनरली जो हाई फाई लोग होते हैं वो दूसरों को दबा के रखते हैं, ठीक है, जनरली बोला है, सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे मॉनिटर हो गया तुम्हारी क्लास का, ये भी मान सकते हो तुम, कि वो दबा के रखेगा, जब वो उसको दबा के रखेगा तो वो क्या होगा कि अपना राज समझेगा। तो ये रिएक्शन जो कि रिएक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट होती है एक्सेस में, तो वो मेंटेन कर देती स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में अदर के, मतलब कि जैसे तुम एग्जांपल समझो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल होता है इथाइल एसीटेट और वाटर। अब जो इथाइल एसीटेट है, ठीक है, अब जो वाटर है वो बहुत ज्यादा हाई में है, ठीक है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, जनरली निग्लेक्ट ही कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हाई वाला नेग्लेक्ट हो रहा है। तुम वैसे देखो तो तुम्हारा एक जो होता है वो दबा के रखते हैं और एक ही शो हो रहा होता है। तो जो हाई मतलब हवा में रहता है, वो बोलते हैं ना कि धरती पे रहने से हवा में ज्यादा उड़ोगे तो हर पत्ता कट हो जाता है, तो वही जो पानी था वो ज्यादा ही हवा में उड़ गया। अब वो बहुत ज्यादा एक्सेस में है, इसीलिए हमने क्या किया, उसका पत्ता ही कट कर दिया। तो अब यहाँ पे किसका पत्ता चलेगा, इथाइल एसीटेट का। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा इथाइल एसीटेट पे सिर्फ, ठीक है, C2H5। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तुमने क्या सीखा, कि वो दिखती तुम्हें सेकंड ऑर्डर है, वो दोगली इंसान है, क्या है, दिखती तुम्हें सेकंड है बट होती कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि वो दिखती सेकंड है और होती फर्स्ट है, इसमें क्या होता है कि एक जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हवा में होता है, जब हवा में होता है तो क्या होता है, उसका पत्ता ही कट कर देते हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि अब कोई बच्चे होते हैं जो बच्चों टीचर की चमचागिरी करते रहते हैं बहुत ही ज्यादा हवा में, हमारे तो नंबर लग जाएंगे बट जब रिजल्ट आता है चमचागिरी के नहीं अच्छे नंबर लगते, बट जो पढ़ रहा है उसके ही मोस्टली अच्छे नंबर लगते हैं। तो तुम्हारा रेट जो होएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे इथाइल एसीटेट पे। हमें लगा था कि दोनों दोनों के अच्छे नंबर आएंगे, टॉपर के भी और तुम्हारे चमचागिरी वाले के भी, बट चमचागिरी वाले के नहीं आते हैं, इसके आते हैं टॉपर के। तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारे इथाइल एसीटेट पे। तो जो पानी हवा में उड़ रहा था उसका पत्ता कट हो गया। अब कौन जीता है, इथाइल एसीटेट, ठीक है। अब तो तुम यहाँ पे क्या करो, रेट जो था वो तुम्हारा क्या था, कि अब हमें लग रहा था कि दोनों पे डिपेंड करेगा, CH3 COO C2H5 तुम्हारा इथाइल एसीटेट और वाटर पे,
ठीक है। अब ये जो के और वाटर है, तुमने इसको हटा के तुमने बोला कि वाटर की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि वाटर जो है वो तो बहुत ज्यादा एक्सेस में है। ठीक है, उसकी एक कंसंट्रेशन का मान ली हमने कांस्टेंट मान ली, तो वो क्या हो गया, के डैश हो गया और तुम्हारा इथाइल एसीटेट पे डिपेंड हो गया। ठीक है, तुम्हारी ये हो जाएगी रेट। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड के अंदर, तुम्हारे अंदर बोर्ड के अंदर जनरली ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर के अंदर कि व्हाट इज अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जनरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, बट वो बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। उसके बाद ये कंडीशन कब होएगी, तुम लिख सकते हो व्हेन दिस कंडीशन अकर, उसमें लिख सकते हो तुम कि एक एक्सेस में होना चाहिए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे अदर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद तुम लिख सकते हो थर्ड पॉइंट में एग्जांपल्स, एग्जांपल में तुम इथाइल एसीटेट और वाटर का दे दोगे। ठीक है, अब उसमें तुम पहले ये लिख के दिखा दोगे कि हमें लगा था दोनों पे डिपेंड होगी, बट वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए जो रेट होएगा वो तुम्हारा के डैश CH3CO2H5 हो जाएगा, और जो के जो डैश होगा वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे के जो पहले वाली कंसंट्रेशन थी और वाटर की कंसंट्रेशन उन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम प्रॉपर अपना आंसर बना के लिख सकते हो। उसके बाद आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब तुम्हारी जो रिएक्शन होती है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि तुम्हारा कितने टाइम में रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब हम रेट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तुम्हारे रिएक्टेंट के टर्म्स के अंदर, तो हम उसे रेट लोग बोल देते थे। ठीक है, अब तुम ये देख चुके हो कि तुम्हारा टेम्परेचर से अफेक्ट तो होती है रिएक्शन, कितना अफेक्ट होती है, क्या अफेक्ट होती है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, अब कुछ कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं और हमारी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं, और मतलब बट हर चीज का रीजन ही दे रहे हैं ना, जिनको लगता है कि हाँ लाइफ कॉम्प्लेक्स होगी, बट हाँ सोचो कि वो भी तो हर चीज का रीजन दे रहे हैं। अब तुम्हें पता है कि सेब गिरा नीचे, गिरा तो क्यों गिरा, उसका रीजन दिया इंस्टीन ने, है ना। तो हर चीज का एक स्पेसिफिक रीजन होता है, वो उसी रीजन को ढूंढते हैं। तुम्हें तो लगता है कि यार क्या इंस्टीन ने सेब खा लेता तो लाइफ कितनी इजी होती, बट ऐसा नहीं होता बेटा। अब हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए। अब कानून भी तो विश्वास करता है किस पे, सबूतों पे, तो सबूत तो होना चाहिए ना कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो उसी सबूत को देने के लिए आते हैं हमारे साइंटिस्ट बाबा। तो सबसे पहले आए थे टेम्परेचर डिपेंडेंस के भी साइंटिस्ट आए थे। तो पहले आए J.N. पॉन्ट। ठीक है, उन्होंने अपनी डिस्कवरी करी, बट उनको इतना कुछ खास मिला नहीं। लाइक जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है ना, अगर हम कि अगर जिस कुछ डिस्कवर करना है, जीरो भी डिस्कवर किया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो कितनी ज्यादा डिस्कवरीज करी थी, उसके बाद जाके वो डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहले J.N. बोन्ट आए थे, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया, बट इतना स्पेसिफिक रिलेशन नहीं दे पाए। फिर आए अर्हीनियस बाबा। अर्हीनियस ने एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल टर्म्स दी। उसने क्या दी, एक इक्वेशन दी, जिसने क्या बोला कि टेम्परेचर जो होता है वो रेट कांस्टेंट के साथ कैसे रिलेट करता है। अब हमें पता है कि रेट, J.N. बोन्ट ने बता दिया कि रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा टेम्परेचर। अब अर्हीनियस ने बोला कि कैसे डिपेंड कर रहा है वो बताया। तो उसने एक स्पेसिफिक इक्वेशन दी थी, जिसका क्या होता है k इज इक्वल टू में a e की पावर माइनस ई ए बाई में आर टी। अब k क्या होता है, तुम्हारा रेट कांस्टेंट, जो तुम पढ़ चुकी हो। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि रेट जो होता है माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू में कंसंट्रेशन, तो ये वही रेट कांस्टेंट है। उसके बाद a क्या होता है, अरीनियस कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है, वैसे यहाँ पे इसने अपना कांस्टेंट बना लिया, अरीनियस कांस्टेंट। अब ई जो होता है वो तुम्हारी एक्सपोनेंशियल वाली होती है, और ई ए होता है तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है उसे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लो। उसके बाद आती है आर टी। आर क्या होता है, तुम्हारा गैस कांस्टेंट, वही गैस कांस्टेंट जो तुम 11th में पढ़ते हो। ठीक है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं उसको। गैस कांस्टेंट होता है कि जैसे कि उसकी दो वैल्यूज होती हैं तुम्हारी, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एक 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये तुम्हें वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसकी वैसे तो नॉर्मली 5 वैल्यूज होती हैं, बट जनरली ये दो वाली वैल्यूज बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें देखेंगे हम, केल्विन में, जैसे हम हमेशा देखते हैं। तो ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए
K इज इक्वल टू ए ई माइनस में ई ए बाई में आर टी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी तुमने पढ़ा पीछे, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि लोएस्ट एनर्जी जो कि रिएक्टेड मॉलिक्यूल को चाहिए होती है ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, अब देखते हैं इन ऑर्डर टू, देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है डेफिनेशन, एक्टिवेशन एनर्जी इज द लोएस्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लोएस्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कोलोइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू कोलिजन टू बी इफेक्टिव। मतलब कि उसके पास मिनिमम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। जैसे कि अगर रिएक्टेंट है, मान लो अगर तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हारी इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। अगर अब तुम्हारे पास 3 रेस हैं, 100 मीटर की, 200 मीटर की और 400 मीटर की। ठीक है, अब तुम्हारे पास मिनिमम एनर्जी है कि तुम 100 मीटर की रेस में भाग सकते हो, कि तुम्हारे पास इतनी मिनिमम एनर्जी है कि तुम्हारी आपस में कोलिजन होके आप मतलब इफेक्टिव पहुंच जाओ, कि बहुत ज्यादा पीछे ही ना रह जाओ, कि एक तो विनिंग लाइन पे पहुंचा और अभी तुमने भागना शुरू किया है स्टार्टिंग लाइन से, तो इतना इफेक्ट ना हो तो उसे बोलते हैं कि मिनिमम इतनी एनर्जी तो हो कोलिडिंग मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, अब जैसे सुबह उठते हैं तो इतनी मिनिमम एनर्जी होती है कि हम हाँ पूरे दिन का टास्क कर लें नॉर्मल डेज में। बट हाँ अगर किसी दिन बीमार है या कुछ और कंडीशंस है तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है। तो मिनिमम उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स में भी हम वही देखते हैं कि स्मॉलेस्ट कितनी एनर्जी कोलोइडिंग मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि कोलोइजन किया जाए वो इफेक्टिव हो जाए। अभी हमने बात करी थी कि कोलोइजन होगा और मतलब रिएक्टेंट जो होंगे आपस में कोलाइड होके प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। तो उतनी एनर्जी होएगी जब भी तभी तो कोलाइड होंगे ना। ठीक है, अब जैसे तुम्हें भी कोई पसंद हो, ठीक है, लेट्स से अगर तुम्हें कोई पसंद है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर थोड़ी एनर्जी पुट अप करते हैं कि हाँ अपना बेस्ट देते हैं, उसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो मिनिमम एनर्जी जो कि हम लगा रहे हैं उसे मनाने के लिए, यार मेरे दोस्त बन जा या फिर मेरे पार्टनर बन जा, है ना। तो हम बहुत ट्राई करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं। तो जो हम मिनिमम एनर्जी उस चीज के लिए लगा रहे हैं, लाइक अगर हमारी दोस्ती भी है तो हम उसमें भी कुछ एनर्जी लगाते हैं कि हाँ लगानी पड़ती है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लोएस्ट एडिशनल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब क्या होती है, कभी कभी जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। मतलब लोएस्ट एडिशनल एनर्जी जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए होगी ताकि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच जाए। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हें मान लो तुम्हें कोई पसंद है, ठीक है, अब उसकी मिनिमम कंडीशन है कि जो उसका पार्टनर होना चाहिए वो आईएएस होना चाहिए। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी है, तुम हो अभी बीएससी में, ठीक है, अब तुम्हें उसे मनाना है कि हाँ वो तुम्हें पसंद है कि तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो अब तुम बीएससी में हो, उसे चाहिए कोई आईएएस। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी यूपीएससी की तैयारी में। यूपीएससी तैयारी करोगे तुम, उसके बाद तुम क्या बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे। तो उतनी बीएससी जो है वो मतलब आईएएस जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की, उसे इतनी मिनिमम एनर्जी का मॉलिक्यूल चाहिए ही चाहिए, कि इतनी मिनिमम कंडीशन है उसकी कि उसे आईएएस ही पसंद है। ठीक है, अब तुम हो बीएससी में, अब तुम्हें कितनी लोएस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब यूपीएससी जो है वो तुम्हारी लोएस्ट एनर्जी है जो कि तुम्हें किसके पास पहुंचाएगी, तुम्हें थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास है। तुम बीएससी में तुम क्या, तुम्हारी एज 20 है, अब 21 में जाके तुम यूपीएससी दे सकते हो, यूपीएससी क्रैक करोगे अच्छे रैंक के साथ और तुम आईएएस बन के फिर उसे अप्रोच करोगे। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, आईएएस। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, यूपीएससी की, कितनी मिनिमम एनर्जी तुम्हें चाहिए होगी तुम्हें आईएएस बनने के लिए। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल था क्योंकि बच्चों को वही चीजें समझ आती हैं जो वो रिलेट कर पाते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि तुम्हें वही चीजों से रिलेट कराऊं, और ये वाली बातें ना टीन्स को बहुत जल्दी समझ आती हैं, तो इसलिए मैंने यही एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस।
मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे कि तुम्हें बनना है आईएएस, आईएएस के लिए क्या चाहिए तुम्हें, एक्टिवेशन एनर्जी यूपीएससी प्लस तुम्हारे पास बीएससी, क्योंकि यूपीएससी की मिनिमम कंडीशन होती है कि तुम्हारे पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो एनर्जी पोजेस तुम्हारे पास बीएससी की डिग्री है, एनर्जी पोजेस है वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और तुम्हें क्या चाहिए, यूपीएससी भी क्रैक करना पड़ेगा ताकि तुम क्या बन जाओ, आईएएस बन जाओ और उसे अप्रोच कर सको। तो आईएएस क्या होगी, तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, यूपीएससी तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी और बीएससी तुम्हारी एनर्जी पोजेस होगी। तो आई होप अब ये चीज तो तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये चीजें ना वैसे भी याद रहती हैं, मैंने नोटिस किया है, लाइक मैं भी एक बायो की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये साइंटिफिक रीजंस भी ढूंढे हैं कि जब हम चीजों को ऐसे पढ़ते हैं मजाक के वे में, तो हमें वो चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं, जबकि हम उसे रट्टा मान ले, अगर हम रट्टा मान ले सिंपल, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस के, वो चीज तुम्हें याद नहीं रहेगी, बट ये चीज तुम्हें याद पक्का रहेगी। तो चीजों को जब तुम पढ़ रहे हो तो एग्जाम्पल के वे में याद रखा करो, ठीक है। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन, अब जितनी कम होगी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, अब मान लो यूपीएससी में होते हैं 5 अटेम्प्ट, अब जितनी कम वो अपनी मेहनत डाल के, जितनी कम उसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतने ही ज्यादा उसके क्या होएगी, फास्ट होएगी रिएक्शन। मतलब कि अगर मान लो 5 अटेम्प्ट हैं यूपीएससी के, अगर वो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देता है तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, अप्रोच क्या होगी, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, है ना। तो अगर वो उसके 2 अटेम्प्ट लग रहे हैं, 3 अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती जाएगी उतनी क्या होगी, स्लो डाउन होती जाएगी रिएक्शन। जितने कम अटेम्प्ट्स लगेंगे उतनी जल्दी वो जाके उसे अप्रोच करेगा कि हाँ मैं आईएएस हूँ और मुझे तुम पसंद हो, सिंपल। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन, जितने कम अटेम्प्ट उतनी जल्दी वो आई उसको जाके अप्रोच करेगा, तुम्हारी थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुंचेगा, उतनी जल्दी तुम्हारी केमिस्ट्री चलेगी, है ना। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द एनर्जी। अब एंथैल्पी चेंज क्या होता है तुम्हारा, तुमने वहां पे पढ़ा था, एंथैल्पी चेंज जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। जैसे मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे तुम हो और तुम्हें यहाँ पे जाना है, और ये जो तुम्हारी तैयारी है ये है तुम्हारी यूपीएससी की। जैसे तुम अभी यहाँ पे खड़े हो पीएससी पे, ठीक है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, और उसको तुम्हें पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीएससी तो हो ही तुम, अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारी हो जाएगी यूपीएससी। जब तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे तो तुम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के पास पहुंचोगे। यहाँ पे तो तुम ऑलरेडी हो ही, उसके बाद यूपीएससी क्लियर करोगे और पहुंच जाओगे प्रोडक्ट की तरफ। तो अभी ये ग्राफ देखो ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल था A+B, मतलब कि तुम यहाँ पे खड़े हुए हो अपनी बीएससी की डिग्री के साथ में, ठीक है, और ये तुम्हारी है गर्लफ्रेंड या फिर जो तुम्हें पसंद है होने वाली, ठीक है, या फिर बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जो लड़कियां देख रही हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद ये डेल्टा एच क्या है, तुम्हारी एनर्जी जो तुम प्रोसेस कर रहे हो, मतलब कि बीएससी, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी एंथैल्पी चेंज की, वो क्या थी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो तुम्हारा जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसके बीच में जो डिफरेंस है वही तुम्हारा क्या है, डेल्टा एच, मतलब इतनी एनर्जी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तुम्हारी होगी बीएससी। उसके बाद तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती थी, तुम्हारी एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी जो तुम्हें चाहिए होगी, वो क्या थी, तुम्हारी यूपीएससी। जब तुमने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे, आईएएस की तरफ पहुंच जाओगे, और आईएएस बन के तो ये सेट है, मतलब तुम यहाँ हो पीएससी की डिग्री के साथ, यूपीएससी क्रैक करो और पालो, ठीक है। अब यूपीएससी क्या है, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ से तुम्हें सारे फॉर्मूले आई थिंक अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फॉर अ रिएक्शन ए टू बी एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब उसने क्या दे दिया, तुम्हें एंथैल्पी दे दी, एंथैल्पी क्या दे दी, माइनस का 4.2, ठीक है, और उसने बोला एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की बात करो तो वो क्या है 9.6, ठीक है। अब तुमने अभी ग्राफ पढ़े थे यहाँ पे, अगर तुम्हारी एंथैल्पी है माइनस का 4.2, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, और जो एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन है वो लंबी है, तो
इसमें क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पे तो डिफरेंस है नहीं, तो ये पॉइंट तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी नहीं है डिफरेंस, ये तो इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, ठीक है। इन चीजों को ना बहुत अच्छे से सोल्व किया करो, सोचा करो कि क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट किया करो। जैसे एलिमिनेट करोगे ना, तुम्हारे पास स्पेसिफिक एक आंसर मिल जाएगा, और जैसे वो आंसर मिलेगा मतलब कि वही है तुम्हारा आंसर, तो उसे जल्दी से ओएमआर शीट में भर दो। और एक बार करने के बाद ना उसे एक बार रीचेक कर लिया करो माइंड में, तुम्हें कितने 1 मिनट और लग जाएगा, बट जल्दी जल्दी अगर तुम कर रहे हो तो जितने अटेम्प्ट करोगे उतने जल्दी इजी होएगा, ठीक है। ये तो है तुम्हारे नीट से पहले, जब नीट में कर रहे हो तो अपने माइंड को डबल फास्ट करना है कि जो क्वेश्चन तुमने किया है वो 100% सही ही हो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। 5 नंबर मतलब एक नेगेटिव मार्किंग करने से अच्छा कि 4 नंबर छोड़ दो, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि हमें 100 मतलब उसको प्रोबेबिलिटी को देखना पड़ेगा तुम्हें, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि वो 70-80% सही है, बट 20% तुम्हें डाउट है, तो 80% में तुम कर सकते हो। बट अगर 50-50 है ना, तो छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ छोड़ दो उसको, -1 करने की बजाय तुम 4 नंबर ही छोड़ दो। पर ऐसी नौबत ही क्यों लानी है, पढ़ो भी से, अच्छे से करो, सब होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ और नए जोश के साथ, जिसमें हम करेंगे टेम्परेचर को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट देखेंगे। बाय बाय गाइस।